GD&T इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका इंटरव्यू के लिए क्लियर करने के लिए एब्सोल्यूट मस्ट है। मतलब आप अगर इंटरव्यू नहीं अटेंड कर रहे तो आप इन्फॉर्म करो। अब उनका चांस गया उस कंपनी से, तो उनको लग रहा है कि इस लड़के का काम ही बहाने से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आगे क्या काम करेगा। दैट पुट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। तो मेरे पास पार्ट है, पार्ट की मुझे ड्राइंग भी मिल गई। तो सबसे पहले ये पहला हमारे पास कंडीशन है कि मेरे पास ड्राइंग्स हैं। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद प्लानिंग फेज आएगा कि मैं कितना इसमें चेंजेस चाहता हूं। अब कंपनी कहेगी ना यार हमारा लोगो यहाँ डिफरेंट आएगा, यहाँ पे डॉट्स हैं पकड़ने के लिए, हम स्क्वायर दे देंगे, समथिंग समथिंग, यू नो, दे डू सम R&D ऑफ द प्रोडक्ट। फिर ड्राफ्टिंग होगी और ड्राफ्टिंग से प्रोडक्शन पे जाएगा। अब प्रोडक्शन वालों का काम वो जाने। तो दैट्स केस नंबर 1। केस नंबर 2 में मेरे पास ड्राइंग नहीं है, यू डोंट हैव द ड्राइंग्स। इस केस में क्या करेंगे आप? हाँ, तो पहले प्लानिंग तो आएगा ही, पर हमें बनाना क्या है? एक्चुअली प्लानिंग से पहले हम बेसिक ड्राइंग्स तो बनाएंगे, इसकी भी तो मेरे पास कुछ होना चाहिए ना। पहले मेजरमेंट्स लेंगे, मेजरमेंट लेंगे। अच्छा, 3D के बाद एक और चीज आती है, ये लिख दोगे तो इंटरव्यू 100% कंफर्म। BOQ भी बनवा लो कि कितना मटेरियल लगेगा, कितना प्लास्टिक लगेगा, क्या वेट आएगा इसका। तो अब कंप्लीट समझ आ गया ना, डिजाइनर की तरह सोच रहे हो। अब एक ड्राइंग है, अगर हम मेजरमेंट लेंगे, मेजरमेंट लेने के बाद हमारा इनिशियल 3D मॉडल बनेगा, और जो हमने चाइना का 3D मॉडल बना दिया, फिर हम अपना विल फॉलो द सेम थिंग, फिर हम अपना वर्जन उसका बनाएंगे, राइट। तो एग्जिस्टिंग पार्ट अगर हमारे पास है, तो एग्जिस्टिंग पार्ट में हमारे पास 2 केसेस हो गए। तीसरा केस ये भी होता है कि ड्राइंग इज इनकम्प्लीट, तो उसके अंदर भी मेजरमेंट कुछ करनी पड़ेगी, जो एग्जिस्ट है उससे बनाना पड़ेगा, एंड देन वील हैव टू क्रिएट आवर ओन यूनिक थिंग। अब मैं कहता हूं मेरे पास पार्ट नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मैं डिजाइन प्रोसेस है ना, कुछ नया ही बनाना है। नया बनाने के लिए वी कैन जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द प्लानिंग प्रोसेस। फिर ये हो गया आंसर, उसका प्रोसेस तो वही रहेगा ना। पहले प्लानिंग होगी, फिर 3D बनेगा, 3D के बाद BOQ बनेगा, फिर ड्राफ्टिंग होगी, फिर ड्राफ्टिंग स्टेज वाले प्रोडक्शन पे जाएंगे, प्रोडक्शन पे जाने के बाद वहां से फीडबैक आएगा। फीडबैक आने के बाद you will have to do more stages। फिर जब ये फाइनल कस्टमर पे पहुंचता है, कस्टमर से भी फीडबैक आता है। तो इतना अच्छा सा डायग्राम बना के दोगे और समझाओगे इंटरव्यू में, सो यू विल ऑब्वियसली क्लियर इट। इट्स वेरी इजी टू क्लियर इंटरव्यूज, बट बहुत बेसिक नॉलेज भी लोगों को नहीं है, दैट्स वेरी कंसर्निंग। तो क्या क्या चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले वी विल डिस्कस GD&T इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका इंटरव्यू के लिए क्लियर करने के लिए एब्सोल्यूट मस्ट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज। दूसरी मेन चीज आपके पास, अच्छा GD&T का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्रिक, डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसेस, ठीक है। उसके बाद आएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन ऑर्थोग्राफिक वर्सेस आइसोमेट्रिक, दैट वाज इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो वो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का ही क्वेश्चन था। The next most important thing is manufacturing processes। उसमें वेल्डिंग का पूछ रखा था, वेल्डिंग का एक क्वेश्चन था उसके अंदर, राइट। डिफरेंट वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्या क्या उसके प्रोसेसेस होते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। मशीनिंग, CNC VMC भी मैन्युफैक्चरिंग में ही आता है, ठीक है। 3 चीजें ये हो गई। फोर्थ, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, लीस्ट काउंट उसके अंदर पूरे बना रखे हैं उन लोगों ने, दे हैव मेड द इक्विपमेंट्स, उसका लीस्ट काउंट बताओ। छोटे छोटे क्वेश्चंस है यार, माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट, दीस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो GD&T, इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एंड दैट्स इट। और फिर लास्ट मैकेनिकल से रिलेटेड कुछ ना कुछ, लॉज ऑफ मोशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसकी कोई लिमिट नहीं है, पर वो एंडलेस है। तो एटलीस्ट हमारा GD&T, इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और ये खत्म हो जाए, दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। सो ये है टेक्निकल नॉलेज, इतना। अब रही बात व्हाट अबाउट अदर थिंग्स। अदर थिंग्स में आपकी पंक्चुअलिटी। अभी आज सुबह ही मैंने स्क्रीनशॉट डाला, 3 लड़के दे डिड नॉट गो फॉर द इंटरव्यू। उनका टाइमिंग था 2 बजे का या पता नहीं 12 बजे का, इंटरव्यू पे ही नहीं गए, और कंपनी कॉल कर रही है, फोन भी नहीं उठा रहे। एंड एग्जिस्टिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, तो मतलब आप अगर इंटरव्यू नहीं अटेंड कर रहे तो आप इन्फॉर्म करो। अब उनका चांस गया उस कंपनी से, नॉट एबल टू कम।
आप सीधी बात करिए ना। आप लोग बोलते हैं कि मैं बीमार हो गया हूँ, मेरे को एकदम से कुछ हो गया है, मेरी स्कूटी में पंचर हो गया है। वो कंपनी में जो काम कर रहे हैं लोग, वो अपने एम्प्लॉय से दिन में 10 बार ही बहाने सुनते हैं। तो उनको लग रहा है कि इस लड़के का काम ही बहाने से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आगे क्या काम करेगा। दैट पुट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। हैव टू बी ऑन टाइम, चाहे कंपनी लेट हो। यहाँ पे इंटरव्यू हुए थे, लड़कों को बहुत वेट करना पड़ गया था, उस कंपनी ने लास्ट के कुछ इंटरव्यू ढंग से नहीं लिए। बट यू कैन नॉट फाइट विद अस, यू कैन नॉट फाइट विद द कंपनी। वो कंपनी है, सैलरी दे रही है आपको, जॉब पे रख रही है, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, मेरा कॉलेज था एक दूसरी स्टेट में, गोवा में। मैं वहां से फ्लाइट करके गया, 3 कंपनीज बची थी, उसने भी मेरे को इंटरव्यू का चांस ही नहीं दिया। तो मेरे तो 15-20 हजार 2017 में लग गए थे। बट यू हैव टू बी स्मार्टर देन दैट। यहाँ पे लोग कह रहे हैं मेरा ऑटो का खर्चा हो गया। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ये सब चीजें बोलने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, क्योंकि ऑटो का खर्चा ये सब तो लगेगा ही लगेगा। आई मीन नो वन कैन डू इट ना। तो यहाँ तो एटलीस्ट यू हैव टू बी ऑन टाइम, यू हैव टू बी इन फॉर्मल्स। फॉर्मल्स में शर्ट, ट्राउजर्स, शूज, बेल्ट, नथिंग मोर यू रिक्वायर। आपको टाई, कोट, शर्ट कुछ नहीं पहननी। और मैं एक बात बता दूं, अगर यहाँ कोई कोट पहन के आ गया तो उसका 20 से 30% चांसेस वैसे ही बढ़ जाएंगे। अब आपकी चॉइस है कि कैन यू टेक दैट इनिशिएटिव और नॉट। ठीक है, एक लड़का था जो टाई पहन के आ गया था, सब लड़के उस पर हंस रहे थे, उस लड़के को कुछ आता भी नहीं था और फिर भी उसकी सिलेक्शन हो गई। अब माइंड में उसको लगा होगा कंपनी को कि यार तो बड़ा ही प्रोफेशनल है, इसको हम कहीं ना कहीं फिट कर सकते हैं, क्लाइंट मीटिंग कर लेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा, जब इतनी डेडिकेशन से आ रखा है। तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स। यू हैव टू बी ऑन टाइम, यू हैव टू बी इन फॉर्मल्स, यू हैव योर रेज्यूमे परफेक्ट। एंड परफेक्ट को छोड़ो, एटलीस्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करो। स्पेलिंग्स शुड बी ऑलवेज परफेक्ट। रेज्यूमे में सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं दैट वर्क एक्सपीरियंस लिखते हैं, पहला कंपनी, दूसरा, तीसरा, जहाँ सबसे पहले काम किया होता है उसको सबसे ऊपर लिख देते हैं। और कैसे लिखते हैं, जैसे अगर मैंने काम किया फॉर एग्जांपल ABC, ए अक्षर वैसे ही सबसे पहले का होता है, उसके बाद DEF और XYZ। ये 3 कंपनीज के नाम लिख दिए। यहां लिख दिया 2 साल, यहां लिख दिया 6 महीने, यहां लिख दिया 3 साल। ऐसे ही लिखते हैं। पोजीशन नहीं लिखेंगे यहाँ क्या काम कर रहा था या कहाँ काम किया था, नथिंग। फिर यहाँ लिखेंगे स्किल्स या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और यहाँ सारा भर देंगे। अब भाई ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इसकी थी या इसकी थी या इसकी थी, वो कैसे समझेगा। प्लस आपका जो 2 साल का एक्सपीरियंस था कब से कब तक था, इससे मैं ना पढ़ के बता पा रहा हूँ कि पहली कंपनी कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, गैप कितना है बीच में, आई डोंट नो एनीथिंग। तो ये रेज्यूमे 90% हमारे स्टूडेंट्स का होता है। इसका कोई लॉजिक ही नहीं है ना इस रेज्यूमे का, उसको समझ ही नहीं आएगा कुछ। आपकी जो फर्स्ट कंपनी है प्रेजेंट, जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है, अगर लेट्स सपोज आप कैड RVM पे काम कर रहे हैं एज अ कैड डिजाइनर फ्रॉम अगस्त 2023 टिल प्रेजेंट, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यही हो गया, क्योंकि ये लड़का कैड डिजाइनर है ऑटोमेटिकली। अब यहीं पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखनी है, इधर ही लिखना है। दूसरी कंपनी का स्टार्टिंग एंडिंग डेट, अब ये अगस्त 2023 है। दूसरी कंपनी का लेट्स सपोज आपने जुलाई 2020 से अगस्त 2021 तक काम किया, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका 2 साल का गैप भी है। तो ये क्लियर इन्फॉर्मेशन आपके पास, आपको रेज्यूमे में बतानी है दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द कंपनी, वहां क्या रोल था, वहां क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, सेकंड कंपनी में क्या था, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, थर्ड में क्या था। एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स। ठीक है, तो ये बात हो गई टाइमिंग, फॉर्मल्स, रेज्यूमे, देन इंट्रोडक्शन। इसमें बहुत लोग गलतियां कर जाते हैं, दिस इज वेरी रॉन्ग। इसमें इंग्लिश में करते हैं पहली लाइन और बाकी सारा हिंदी में हो जाता है, तो इसको भी आप हिंदी में ही कर लो पूरा, ठीक है, बिकॉज इसमें भी लोग गलत बोलते हैं, बहुत ज्यादा गलत बोलते हैं। और खराब इंग्लिश से बकवास कुछ भी नहीं है कि आप बोले जा रहे हो। अच्छा, वो पूछते हैं व्हाट डिड यू डू एट योर कंपनी, एंड उसका आधा दिमाग 70% इंग्लिश ट्रांसलेशन में जा रहा है और 30% उसका एक्चुअली बताने में जा रहा है कि वो करता क्या था। 70% वो कह रहा है कि मैं सेंटेंस कैसे बनाऊं इसका, इससे अच्छा हिंदी में बता दो 100%, बिकॉज हिज टाइम इज गोइंग कि मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, आई डिड दिस CNC। आप सीधा बोलो ना कि मैं CNC ऑपरेटर था, मैंने 6 महीने ऑपरेटर का काम किया, उसके 3 महीने मैंने क्वालिटी में काम किया, वहां मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। ऑलवेज टॉक
पहले तो आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, इंट्रोडक्शन में क्या बोलना है आपने? सिर्फ नेम बोलना है, क्वालिफिकेशन एंड योर रीसेंट जॉब रोल। आपको और कुछ नहीं बोलना, कहाँ से रहने वाले हो, डोंट से दैट, माँ बाप का नाम नहीं बताना, सिर्फ नेम, क्वालिफिकेशन, दैट लाइक आई एम राहुल, आई एम एन इंजीनियर एंड आई वर्कड इन क्वालिटी फॉर 2 years, बस, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं बोलना। और उसके बाद वो बोलेगा अपने बारे में बताइए, तो राहुल है, क्वालिटी में काम किया है, तो आप बोलते थे आई वर्क इन क्वालिटी। नहीं, अब क्वालिटी में कितनी सारी चीजें हैं, क्वालिटी में क्या क्या आता है, कोई किसी ने क्वालिटी में काम किया है? क्या है आपकी रोल, क्या था उस कंपनी में? क्वालिटी इंस्पेक्टर। क्वालिटी इंस्पेक्टर, 2 साल। कब से कब तक? मार्च 2021 to अप्रैल 2023। तो 2 साल काम किया आपने। अब 2 साल में कोई इंक्रीमेंट हुआ था आपका? 2004। ठीक है, नहीं था। अच्छा, अब क्या क्या करते थे यहाँ आप लिख दो, इधर से लिखिए। फंक्शनल चेक एंड राइडिंग हो गई, ठीक है, व्हीकल बन गई। हाँ, उसके बाद कर देते हैं इमेज विजुअल इंस्पेक्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको फाइनल ओके करते हैं, फाइनल चेक करते हैं। मतलब तो तुम अपने रेज्यूमे में लिखोगे क्या? रेज्यूमे लाए हो? हाँ, देखो इसको पढ़ भी लेते हैं, इसने क्या लिखा है। अब देखो इसने लिखा फंक्शनल चेक, राइडिंग, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या है राइडिंग, विजुअल, एंड दिस इज फाइनल क्लियरेंस। देखो इसमें ना बहुत सारे इश्यूज हैं, दिस हैज अ लॉट ऑफ इश्यूज। इसमें सबसे पहले चीज हम क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो। फंक्शनल चेक के अंदर कुछ तो टूल्स होंगे ना जो चेक कर, कैसे करते हो फंक्शनल चेक आप? कहाँ लिखा है, कौन सी कंपनी है? अच्छा, तो डीईटी थे ना आप। यही तो इशू है, जैसे इसने लिखा है ना वैसे ही रेज्यूमे में फंक्शनल चेक कैसे करते थे, हाउ वर यू चेकिंग इट? सर वहाँ का प्रोसेस टूल का तो सिखाया नहीं, टूल का भी हाथ तो नहीं है। कैसे करते थे फंक्शनल चेक? इनका फंक्शनल चेक इस तरीके से होता था जैसे कि कोई क्रिटिकल पार्ट है उसका शोकर चेक करना, हाँ। ये इस तरीके से फंक्शनल चेक करना था। कैसे करते थे शॉकर चेक? अब शोकर चेक इस तरीके से होता था जैसे हैंडल को पकड़ के उसको 3 बार ये ऐसे बस मैनुअल सब का करते थे, सारा मैनुअल था, तो उसको किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो फिर भी आप इसको लिखिए फंक्शनल चेकिंग ऑफ क्रिटिकल ऑटोमोबाइल पार्ट्स का नाम लिखो, शॉकर, दिस, फिर भी एटलीस्ट अच्छा तो लग रहा है ना। उसको थोड़ी बताना है रिज्यूमे में कि तुम मैनुअली दबा के चेक कर रहे थे, जस्ट राइट कि फंक्शनल चेकिंग ऑफ क्रिटिकल ऑटो पार्ट्स एंड शॉकर्स। और ये राइडिंग क्या है? हाँ, तो लिखिए व्हीकल राइडिंग टेस्ट इंजीनियर, हर चीज को आगे लिखो ना। और विजुअल में क्या करते थे? विजुअल में सर उसके पेंटेड पार्ट्स। हाँ, तो लिखो इंस्पेक्शन ऑफ फाइनल पार्ट्स। और एफसी क्या है? फाइनल चेक करना, यानी कि उसका जो उसमें कुछ तो डॉक्यूमेंट भरते होंगे, हाँ, चेकलिस्ट होता है, उसको पूरा ओके करके सिस्टम में अपडेट करना। तो हाँ, तो सिस्टम कैसे, कौन से सॉफ्टवेयर से अपडेट करते थे? एनएक्स ऑटो सॉफ्टवेयर। हाँ, तो एनएक्स ऑटो लिखो ना, ये आ गया ना इसके सब लिख रखा है बेसिक बस। हाँ, तो एनएक्स ऑटो से आपको वो चेकलिस्ट आती थी। तो ये मतलब डिटेल में लिखो इसको, डिटेल में, पर लंबी लाइनें नहीं खींचनी, छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे और वो सारा अच्छे से आपका एक्सपीरियंस आपको बताएगा वो। और फिर आपको रेडी रहना है कि आपसे इंटरव्यू में वो वही पूछेगा जो आपने काम किया था, जैसे मैंने आपसे पूछा। सो यू शुड बी रेडी टू आंसर कि भाई एनएक्स ऑटो में कौन सा वर्जन यूज करते थे? वर्जन 5 करते थे। किसने ट्रेनिंग दी आपको उसमें? उसमें ट्रेनिंग दी थी इंजीनियर ने। अब आपको पूरा आता है, एक नई कंपनी में चला लोगे सॉफ्टवेयर? हाँ, तो देन यू नो दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है। हाँ, तो इसके बारे में देन और भी कुछ चीजें हैं तो याद कर लेना और बता देना उसको 2-4 पॉइंट्स। तो जस्ट मेक श्योर कि आपका जो रेज्यूमे है, ठीक है, गुड जय। हाँ, तो आपको रेज्यूमे जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, उसके अंदर इंट्रोडक्शन आपका परफेक्ट होना चाहिए, ओके। अब अगर टाइम पे आगे फॉर्मल्स भी पहन लिए, आपने रेज्यूमे भी परफेक्ट कर लिया, और एटलीस्ट अपने रेज्यूमे को आपको बाय हार्ट एक एक चीज पता होगी, लाइक यू नो एवरीथिंग कि भाई मैंने क्या काम किया था, आपने जो काम किया वो तो वैसे ही आपको याद रहना चाहिए, प्लस मैंने क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, यू नो देन ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट योर जॉब। तो आप एटलीस्ट अपने रेज्यूमे को एक्सप्लेन करने के लिए परफेक्ट हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग इज कि टेक्निकल राउंड होगा आपका। टेक्निकल में क्या है, 2 चीज हैं, सॉफ्टवेयर एंड द थ्योरी। इसमें बहुत बड़ा इशू आ रहा है, इसमें नहीं आता यूजुअली। इसमें इशू जो हमने नोटिस किया है जेन्युइन वो है स्पीड का। देयर इज अ स्पीड इशू।
हमारे स्टूडेंट्स को अगर कोई कुछ भी दे देना, ऐसा कुछ इंडस्ट्री में अलग ड्राइंग्स नहीं है, इट्स द सेम थिंग। वो हमारे पुराने स्टूडेंट्स ही तो वहां पे भी बना रहे हैं, तो अगर उनको 1 घंटा ज्यादा दे देंगे तो वो बना लेंगे, इतना तो श्योरिटी है। बट स्पीड इज द इशू है। अच्छा, स्पीड के बाद और भी इश्यूज हैं। स्पीड के बाद टेम्पलेट इज एन इशू, कि जो आपसे पार्ट बनवाते हैं उस पार्ट का जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो ड्राफ्टिंग में यहाँ पे एक टेम्पलेट होता है जिसके अंदर सारी चीजें आती है, यहाँ पे होती है चीजें। मैंने अपने फैकल्टी को बोल दिया दैट दे विल गिव यू मोर एंड मोर इंडस्ट्रियल ड्राइंग्स। तो ये टेम्पलेट के हिसाब से फिर इसका जो व्यूज हैं वो फ्रंट, साइड एंड टॉप इस तरीके से आता है। सो दिस टेम्पलेट नीड्स टू बी डन। तो आप अब नोट्स बना लो कि आपको किस किस चीजों के लिए प्रिपेयर करना है। वन इज द टेम्पलेट। अपने अपने फैकल्टी को बोलो कि ज्यादा से ज्यादा हमें पीडीएफ में ड्राइंग्स दें, सो दैट आपको ये टेम्पलेट जो है ये अच्छी तरीके से आ जाए। क्योंकि जब प्रैक्टिकल टेस्ट होगा ना, आपको वो क्या कहेगा, अभी जो हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल टेस्ट, जैसे आपको कोई पार्ट दे दिया जाएगा, ये दे दिया वर्नियर से, आप मेजरमेंट भी ले लोगे, बट द इशू इज कि इसको इस चीज में प्रेजेंट करना इज द इशू। लड़के जब लाते हैं ना तो सिर्फ ये 3 चीजें दिखा देते हैं खाली। अगर आप उसी के कंपनी के नाम से यहाँ लिख दोगे मेड बाय योर नेम, यहाँ पे कंपनी, कंपनी का एड्रेस है, सिर्फ कंपनी नेम डाल दिया, नेम यहाँ डाल दिया, यहाँ पे आपने स्केल डाल दिया, पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन डाल दिया, यहाँ पे टॉप, फ्रंट, साइड, और वो पे आपने नीचे उसका लेबलिंग कर दी, राइट। और आपने इंटरव्यू वाले से ये भी पूछ लिया कि इसका मेरे को टॉलरेंस बता दे, तो इससे ऊपर कुछ बचेगा ही नहीं फिर उसके बाद आपको पूछने के लिए। यू विल क्लियर एवरीथिंग देन। सो ये टेम्पलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड इज टोटली योर जॉब, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, दिस इज योर प्रैक्टिस। टेम्पलेट के लिए आप अपने टीचर्स को बोलिए, वो आपको दे देंगे। आई थिंक डिजाइन में कोई इशू आप लोगों को नहीं आएगा। अब इशू आता है थ्योरी में। थ्योरी में हमने बात कर ली GD&T की, we talked about engineering drawings, we talked about manufacturing processes, then we talked about, what was the last point? Measuring instruments. Measuring instrument से आसान कुछ भी नहीं है, it's a joke, इतना आसान है measuring instrument। स्टैंडर्ड क्वेश्चन सबका, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट, ये वो, इट इज वेरी वेरी सिंपल। हर चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है, हमारे चैनल पे नहीं है, जरूरी किसी के चैनल पे भी देख लो। द थिंग इज यू शुड क्लियर इंटरव्यूज। GD&T, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, इसके बारे में वी कैन कवर। तो आज आई जस्ट गो फॉर टॉलरेंसेस एंड थोड़ा सा ज्योमेट्रिक टॉलरेंसेस, या सीधा ही टॉलरेंसेस ही करते हैं। कल कर लेंगे ज्योमेट्रिक, परसों कर लेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग, एंड देन विल कंटिन्यू इट। ठीक है, बता सकता है मेरे को कौन सा सिंबल है? दिस वन फ्लैटनेस का है। अब जिसने सबसे ज्यादा जोर से फ्लैटनेस बोला, खड़े हो भाई, बता फ्लैटनेस का मीनिंग होता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैटनेस? और तुम लोग यही गोल होते हो सारे कि तुम सिंबल तो ऐसे बताते हो जैसे तुम ही ने बनाया है ये सिंबल, और जब एक्सप्लेन करने पे आते हो तो उतनी जल्दी गोल भी हो जाते हो। अब मेरे को तुम समझाओ, ये कोल्ड कंप्रेसर के इंटरव्यू में हुआ है, उसने झट से बोला कंसेंट्रिसिटी, उसने बोला क्या होता है, और फिर गायब। अब फ्लैटनेस का मीनिंग बता दे जरा। फ्लैटनेस एक उसमें ये कितना फ्लैट है, 0.01। व्हाट इज 0.01? कोई और नहीं बोलेगा। 0.01 क्या है ये? मीटर, किलोमीटर, व्हाट इज 0.01? ये सब उसमें 10 माइक्रोन है। 10 माइक्रोन है, सोच ले। 10 ही माइक्रोन है कि mm है? व्हाट इज इट? 0.01 तो mm बोलेगा, और हाँ, एक्चुअली 10 माइक्रोन, ठीक है। एंड व्हाट इज फ्लैटनेस? फ्लैटनेस सर ये सरफेस है, ये कितना फ्लैट है। वो तो ऑब्वियसली कितना फ्लैट है। हाउ, चल हाउ विल यू, नीचे हो सकता सर ये। हाँ ठीक है, हाउ डू यू मेजर इट? कैसे मेजर इसको, हाँ इसको इंश्योर कैसे करेगा तू? मेजरमेंट से। हाउ, कैसे देख के थोड़ी पता चलेगा 10 माइक्रोन है, इसको मेजर कैसे करोगे? कोई तो इंस्ट्रूमेंट होगा। हाँ, किसको पता है ये कैसे मेजर होगा? बैठ जाओ आप, हाँ बताओ। किससे? सरफेस गेज से। आपने कभी यूज किया है सरफेस गेज? अच्छा, तो क्या फंक्शन, कैसे चलता है सरफेस गेज? हाँ, डायल उस पे चलाना पड़ता है। हाँ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक तो वो शीट साइन होगी, सबसे बैठ जाओ।
देखिए ये सब चीजें मैं नहीं पढ़ा सकता, ना मेरा काम है। मैं सिर्फ गाइड करने के लिए सेशन में बैठा हूँ कि क्या चीजें तुम्हें खुद पढ़नी है। तो ये मैंने आपको क्या लिखवाया था, सबसे एक पॉइंट लिखवाया था ना थोड़ी देर पहले, हाँ, कि आपको टेम्पलेट के बारे में जानना है। सेकंड पॉइंट लिख लो, आपको जितने भी सिंबल्स हैं, क्योंकि तुम बच्चे नहीं हो ना स्कूल के कि मैं एक एक चीज अब बताऊं, मैं तो बता दूंगा, ये करके आ जाओ, करना आपको है, ठीक है। तो ये सिंबल्स का मीनिंग क्या है, डीप मीनिंग, जितना ज्यादा घुस सकते हो उसमें, और इसके लिए यूट्यूब पे सब पढ़ा हुआ है। सिंबल्स का मीनिंग, सिंबल्स का यूज, कौन से ऑपरेशन में यूज आता है। अब फ्लैटनेस शीट मेटल में आएगा यूज, फ्लैटनेस शीट मेटल में आएगा यूज, सिलिंड्रिकल कंपोनेंट में आएगा फ्लैटनेस यूज, आ सकता है उसका। अगर फेस हो एक काट के सिलिंड्रिकल कंपोनेंट का, एक तो फेस होगा ना, ये देखो दिस इज अ सिलिंड्रिकल कंपोनेंट, तो यहाँ तो फ्लैटनेस आ जाएगा, बट इट विल नॉट कम फॉर हेयर, यहाँ सिलेंट्रिसिटी आएगी। तो कहाँ पे यूज आएगा वो चीज। और तीसरा कौन सा इंस्ट्रूमेंट से आएगा, चैट जीपीटी से भी पूछ लोगे ना तो 2 मिनट में तुम्हें बता देगा सब कुछ। तो आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, खुद से पढ़ना है, खुद से ही सारी चीजें जाननी है। नहीं आएगी समझ, कहीं आंसर नहीं मिल रहा होगा, तब हमारे पास आ जाना आप, ठीक है। और ये जो, अच्छा जल्दी से इसका बताओ कि इसकी टॉलरेंस कितनी है। ये कह रहा है 0.04, दैट्स, हाँ ठीक है। चलो अभी ये सब चीजें पूछते हैं, अभी मैं सारे पूछूंगा। अच्छा ये जो प्लेट है, ये वही प्लेट है जिसकी नीचे फ्लैटनेस बता रखी थी। ये इतने सारे इसमें सिंबल्स हैं, H1, F1, E1, E3, और यहाँ पे लेफ्ट में, अभी पूरा देख के कौन मुझे समझा सकता है कि मतलब क्या है इन सिंबल्स का। अब यहीं पे आप अटकोगे जब आपको कंपनी ड्राइंग रख देगी और आपसे वो पढ़ा नहीं जाएगा। नहीं, होल हेयर डज नॉट मीन होल, हाँ दिस इज जस्ट अ मार्कर, इसको होल मत बोल देना, ये सारे ही होल हैं भाई। यहाँ लेफ्ट में सिर्फ इन्होंने टैग्स दे रखे हैं, मार्कर बोल दो, टैग बोल दो कि E2 E4, C2 C4। इसका ये मतलब है कि C1 जो है, ठीक है, उसकी x कोऑर्डिनेट क्या है 170, y क्या है -1, और उसका क्या डायमीटर है 4.2 का थ्रू, और M5 और -6H, ये M5 और 6H ये लोग नहीं बता पाएंगे 99% यहाँ पे, अभी उस पे भी हम आएंगे, टाइप्स ऑफ होल्स में भी आएंगे। बट बेसिकली ये जो इतने सारे होल बने हुए हैं, सबका x और y दे रहा है, और C हमने उन टैग को दिया जिसका डाया 4.2 है, D हमने उसको दिया जिसका डाया 0.8 नहीं 8 है, वो यहाँ पे 3.4, यहाँ पे 6.8। तो हमारे पास डिफरेंट तरीके के होल्स हैं, और ये शीट इस तरीके से एक्चुअली दिख रही है, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्राइंग। अगर हम होल्स की बात करें तो ये भी मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला, आई विल जस्ट सेंड द PDF, आप ही पढ़ के आएंगे। अगली क्लास में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। टाइप्स ऑफ होल्स में इसमें सब कुछ बहुत प्यार से बता रखा है। सिंपल होल क्या होते हैं, ब्लाइंड थ्रू, देखो यहाँ पे क्या लिखा था, क्या लिखा है थ्रू। तो थ्रू के अंदर हम लेट्स सपोज, भाई भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ कि क्या होता है, तो कोई भूलने में कोई दिक्कत नहीं है, पर ये रिवीजन के लिए आपको नोट्स बन जाएंगे। अब अगर हम 7th वाले में जाते हैं तो व्हाट इज अ थ्रू होल। थ्रू होल का मतलब होता है जो आर पार हो जाए, मटेरियल में एक जगह से दूसरा ऑल द वे जाए। तो आपसे थ्रू होल एक इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत प्रोबेबिलिटी है कि पूछा जा सकता है। तो अगर 10 डाया थ्रू लिखा है तो इसका मतलब है कि जैसे ये बॉडी है तो ये आर पार जाएगा, इसके अंदर कोई डेप्थ पर्टिकुलर नहीं होगी, ये आर पार ही जाने वाला है। और कहां पे यूज होता है, व्हाट इज दिस, PCB। और ये किस चीज की ड्राइंग है, दिस इज ऑल्सो अ PCB। इसके अंदर क्या होता है, जब आप कभी मदरबोर्ड अपना निकालोगे ना लैपटॉप का, तो उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने सोल्डरिंग कर रखी है, और होल्स के अंदर दोनों तारे घुसा के उसको सोल्डर कर देते, तो ये वही होल्स हैं जो थ्रू होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में PCB में यूज आता है थ्रू होल। तो अगेन डेप्थ में पता होना चाहिए, सिर्फ मतलब
थ्रू है तो आपने बोल दिया आर पार होता है। फिर वो 4 क्वेश्चन और पूछेगा ना, तो आपको 4 क्या 6 पता होने चाहिए। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ क्लियरिंग, द होल सीक्रेट ऑफ क्लियरिंग इंटरव्यूज, कि आपसे 2 चीजें पूछी जाए तो आपको उससे 4 पता हो। तो थ्रू होल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आपको ये भी बोलना चाहिए सर पूरी स्पेलिंग भी लिखते हैं, कहीं THRU लिख देते हैं, मतलब इतनी नॉलेज होनी चाहिए। दैट नॉलेज शुड बी वेरी वेरी हाई, वो डेप्थ में होनी चाहिए। ठीक है, तो होल्स का भी डिस्कस कर लेते हैं। खोला ही है तो देखो इस तरीके से। अच्छा, ये इसका इंजीनियरिंग ड्राइंग है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रोजेक्शंस आती है। होल्स मैं जल्दी जल्दी बता भी देता हूँ। देखो सिंपल होल जो होता है उसका इस तरीके से सिंबल बनता है। अब कभी भी इसको GD&T के सिंबल से मत कंफ्यूज हो जाना। GD&T के अंदर क्या होता है कि हम बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा। स्कूल कॉलेजेस में अच्छे कॉलेजेस के लड़के हो जाते हैं कंफ्यूज कि GD&T जो होती है उसके अंदर एक लोकेशन टॉलरेंस होती है। ठीक है, अभी वो सब चीजों पे आएंगे कि लोकेशन टॉलरेंस होती क्या है। पोजीशन टॉलरेंस बोलते हैं एक्चुअली। ये दिस इज अ पोजिशनल टॉलरेंस, ये पोजीशन का सिंबल है। इनको क्या लगता है होल का यहाँ पे डायमीटर दे दिया, ये तो स्टैंडर्ड है। दिस इज अ स्टैंडर्ड सिंबल, ये आएगा। या ये मत सोच लेना कि ये होल है, ठीक है। पर इधर अगर सिर्फ होल दे रखा है तो आपका तब ये होल का सिंबल है, बट GD&T में भी यूज होता है, बट वो होल नहीं होता, वो स्टैंडर्ड सिंबल है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ब्लाइंड होल का क्या मतलब होता है, पढ़ के बताइए। जो एक पर्टिकुलर डेप्थ तक होता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि कंप्लीटली आर पार नहीं होता। तो ब्लाइंड होल का कौन सा ऑपोजिट हो गया, थ्रू। और एक और चीज ये ध्यान से पढ़िए कि ब्लाइंड होल के लिए कोई कॉल आउट सिंबल नहीं होता। ब्लाइंड होल का लिखा नहीं जाएगा कि ब्लाइंड है, थ्रू का लिखा जाता है, बट ब्लाइंड होल में सिर्फ डायमीटर दे रखा होता है और बाकी आपको चार्ट में फिर मिल जाएगा कि भाई इसकी कितनी डेप्थ रखनी है। तो CNC की जो मशीन होती है वो ब्लाइंड होल ही बनाती है। VMC के अंदर भी जब ड्रिलिंग होती है तो वो ब्लाइंड होल होता है उसका, ठीक है। थ्रू होल आपको समझ गए थे आप। इंटरप्टेड होल क्या होता है, पढ़िए इसको। इंटरप्टेड होल का ये मतलब है कि यहाँ ये खाली है, यहाँ ऑब्जेक्ट भरा हुआ है, यहाँ फिर खाली है, यहाँ फिर भरा हुआ है। मतलब जब आप ड्रिलिंग करोगे तो पहले खाली, फिर मटेरियल कटेगा, फिर खाली, फिर मटेरियल कटेगा। तो दैट इज कॉल्ड एन इंटरप्टेड होल। तो इंटरव्यू वाला पूछेगा होल्स के बारे में बताओ, तो ब्लाइंड, थ्रू, इंटरप्टेड। ब्लाइंड के अंदर डेप्थ होती है, थ्रू में आर पार होता है, इंटरप्टेड में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं। इतना बोल दोगे वैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा यार, उसके दिमाग में घुस जाएगा कि इसे कुछ पता है, ठीक है। काउंटर बोरिंग क्या होती है, व्हाट आर काउंटर बोर्स? नहीं, इसमें 2 डायल वाले हाँ एग्जैक्टली। काउंटर बोर्ड में एक काउंटर बोर्ड होल में क्या होता है, इनलार्ज कैविटी होती है। पहले एक बड़ा होल होता है, फिर उसके बाद एक छोटा होल होता है। यस, दिस इज एग्जैक्टली अ काउंटर बोर्ड होल इस पार्ट में। तो ये अपने पार्ट्स लिए, किसी कंपनी का ही तो पार्ट है, इंटरव्यू में भूल गया था वो, यहाँ पढ़ा रह गया। अब वो उसने बोला इसमें बताओ टाइप्स ऑफ होल देख के, तो वो कोई भी नहीं बता पाया। नॉट अ सिंगल पर्सन कुड आंसर इट। तो ये देख के बताना है, ये पास ऑन कर दो, सबको देखने भी दो, दे दो सबको। इस तरीके से दिखता है, दिस इज अ काउंटर बोर्ड होल। अच्छा, स्पॉट फेस भी होता है। स्पॉट फेस में क्या होता है, काउंटर बोर्ड होता है बट शैलो होता है, इतना सा होता है सिर्फ, ठीक है। काउंटर बोर्ड में क्या होता है, ये जो बोर होता है ना, बड़ा किया जाता है। अब तुम्हारे पास जो पार्ट है ये, इसको क्या बोले, काउंटर बोर्ड बोले कि स्पॉट फेस बोले, बताइए आप लोग। जिस पहले देख लो पार्ट क्या है, वही स्पॉट फेस है कि काउंटर बोर्ड है। देख के तो वो स्पॉट फेस ही लग रहा है, क्योंकि बहुत छोटा इसके अंदर एक बड़ा डायमीटर वाला है, बहुत शैलो है। जो पार्ट आपको घुमा के दिखा रहे हैं, दिस इज सीम्स लाइक अ स्पॉट फेस, बट ये कंपनी पे भी डिपेंड करता है कि उसको क्या डिफाइन कर रहे हैं।
काउंटर संक होल जो होता है उसके अंदर टेपर होता है, इंस्टेड ऑफ अ बोर देयर इज अ टेपर हियर, दैट्स द ओनली डिफरेंस। अब बताओ ये काउंटर संक है जो आप देख रहे हो, या स्पॉट फेस है, या काउंटर बोर है जो पार्ट आपको दिखाया जा रहा है? और दिस इज द काउंटर ड्रिल्ड होल। अब इतने सारे तरीके के हैं जो पार्ट घुमाया जा रहा है, व्हाट इज इट? किस किस को लग रहा है कि भाई ये काउंटर बोर है? हाथ ऊपर करो, अभी देख तो ले, पार्ट कहाँ है तेरे पास? आया कहाँ पार्ट भाई? अच्छा देख लिया था, पिछले लेक्चर में मैंने कभी लिया ही नहीं इसका। एग्जैक्टली व्हाट इज इट? काउंटर बोर्ड है या स्पॉट फेस है या काउंटर संक है? ठीक है, देखो ये सब शेप्स के ऊपर डिफाइन है, इसके अंदर कोई ज्यादा सिर पैर लगाने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन। ठीक है, स्क्रू क्लियरेंस का ये सब अब आप पढ़ के आएंगे, मैं एक एक चीजें नहीं सिखाऊंगा, बट ये सारा आपको याद तो करना ही पड़ेगा। और एम जो सिंबल होता है दैट्स अ टैब्ड होल। टैब्ड होल के अंदर क्या होता है, सारी चीजें आपको पढ़ के आनी है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। थ्रेडेड होल क्या होता है, टैब्ड वर्सेस थ्रेडेड के बीच में क्या मतलब होता है, इट इज अ वेरी सिंपल वेरी नाइस पीडीएफ, ये आपको पढ़ के आनी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले आपको एक तो कल आप लिख लीजिए आप अपने अपने नोटबुक में, कल आपसे होल्स के लिए क्विज होगी, आपसे सारी डेफिनेशंस रैंडम पूछी जाएगी। एंड जीडीएनटी की जो सिंबल्स हैं, जीडीएनटी के सिंबल्स मैं आपको दिखा देता हूं, उसकी भी मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको, और मैं पेज नंबर भी लिखवा देता हूं। पेज नंबर इज 8, पेज नंबर 8 ऑफ दिस पीडीएफ। जीडीएनटी के सिंबल्स प्लस जो मैंने 3 क्वेश्चंस पूछे थे, कहाँ यूज होता है, कौन सा मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, और उसका मीनिंग क्या है। कल इसका टेस्ट होगा, पता चलेगा कि एग्जैक्टली लोग आए कितने, और अटेंडेंस शीट का है मेरे को दे दो। ठीक है, तो आपको ये चीज पढ़ के आनी है, और अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो आप जीडीएनटी के सिंबल्स मैंने सारे समझा रखे हैं। आरवीएम की जीडीएनटी लिखो, भी इंटरनेट नहीं चल रहा है इसके अंदर, आपके पास 1-1.5 घंटे की पूरी वीडियो है, वो देख के आओ। एंड इतना तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर नॉट चिल्ड्रन दैट मैं अब स्पून फीडिंग करके समझाऊंगा, आप सब लोग काफी एडल्ट्स हैं, तो ये इसकी फोटो ये सब मिल जाएगा आपको ग्रुप पे। ठीक है, तो आपको इतना करके आना है कल, होल्स एंड जीडीएनटी के सिंबल्स, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, व्हाट काइंड ऑफ व्हाट इज द यूज, एंड उसकी डेफिनेशन, 3 चीजें आपको करके आनी। देन वी विल डिस्कस इट इन डिटेल टुमारो। ठीक है, क्वेश्चन मैं तो ये डाल ही दूंगा आपको, आई विल पुट इट। देखिए जैसे अब मैं इसमें बता दूं, चलो मैं आसान क्वेश्चन बता दूं कितने कितने आ सकते हैं इसके अंदर। ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग ये बेबी वाला क्वेश्चन है, ये सबको आना चाहिए। इसका चलो मैं मान लेता हूं फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिंबल नहीं आता। ठीक है, अभी तुम इतने गिनते रहो, जो मैं चाहता हूं एक बहुत अच्छा लड़का भी आंसर क्या पता स्किप हो जाए, एक नहीं आता अभी तक। ठीक है, टॉलरेंस आना चाहिए, फिट्स इज वेरी इजी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी आना चाहिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट अगर 1000 किलो लोडेड है और 1500 डाल देते हो तो भी नहीं टूट रहा, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 हो गया। हमारे गांव की जो गाड़ियां होती है उसमें 10 गुना लोग भर देते हैं, तो 10 टाइम्स हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मारुति गाड़ियों में, ऑल्टो में भी कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा, पहाड़ों पे कैसे कैसे चला देते हैं, 8-8 लोग बैठ जाते हैं। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज दैट। ठीक है, फेजेस ऑफ डिजाइन प्रोसेस, चलो मैं कहता हूं नहीं आता। ठीक है, वेरियस स्टेप्स ऑफ डिजाइन प्रोसेस, उसमें आपने बोल दिया 2D है, 3D है, ड्राफ्टिंग है, तो अभी तक 2 क्वेश्चंस नहीं आते। टरबाइन और पंप भी नहीं आता, 3 हो गए। लीस्ट काउंट तो सबको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। ठीक है, मोड्स ऑफ फ्रैक्चर वो भी नहीं आता, 4 क्वेश्चन हो गए। सेक्शन, प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक एंड डिटेल्ड व्यू, ये सबको आना चाहिए, ऑटोकैड का क्वेश्चन है।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रूज हो गए, वो भी नहीं आता लेट्स सपोज। कितने क्वेश्चंस हो गए जो नहीं आते हमें? 5। माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील एंड कास्ट आयरन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये तो सबको पता होना चाहिए। शाइन से पता लग जाता है, कलर से पता लग जाता है, हार्डनेस आपकी जो है वो मशीन में टेस्टिंग हो जाती है, देन कॉम्पोजिशन टेस्टिंग की भी मशीन आती है। केस हार्डनिंग आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप लोगों को पता होगी। 6 क्वेश्चन हो गए। जीडीएनटी पता होना चाहिए, डेटम प्लेन पता होना चाहिए, इस ड्राइंग में जीडीएनटी डिफाइन करना ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो बहुत ही बच्चों वाले हैं। थर्ड एंगल व्यू इसका हो गया, फर्स्ट एंगल हो गया, ये तो सारे मैंडेटरी हैं कि आपको आने चाहिए। प्लास्टिक प्रोजेक्ट की डिजाइन गाइडलाइंस छोड़ दो इसको। प्लास्टिक मोल्डिंग के डिफेक्ट ये भी छोड़ दो। कितने हो गए क्वेश्चन जो नहीं आते? 8 हो गए। इसके अंदर कोर कैविटी जो है वो कहाँ पे है, कैसे आप इसका इंप्रूवमेंट करेंगे, आई थिंक दिस यू शुड नो बिकॉज ये मोल्ड में आता है। शीट मेटल ऑपरेशंस में स्टैंपिंग, कटिंग, बेंडिंग, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। डिजाइन थिंकिंग का कुछ भी लिख सकते हो, थ्योरी क्वेश्चन है ये। देन एफडीएम, एसएलएस ये भी नहीं आता। प्रिंसिपल थिंकिंग मेथोडोलॉजी, दिस इज आल्सो अ टफ क्वेश्चन। स्प्रिंग का डिजाइन तो पता होगा। डीएफएमईए का फुल फॉर्म, दिस इज आल्सो लिटिल बिट टफ क्वेश्चन। कंप्लीट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये तो पीएलएम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि डिजाइन से लेकर फाइनल तक जब तक बिलिंग नहीं होती सारे प्रोसेसेस आते हैं उसमें। तो हमें मुश्किल से मतलब 12-13 क्वेश्चन जो है वो टफ है, राइट। 35 में से, तो 35 में से 12 माइनस करो, कितना आता है? 35 में से 12 माइनस करते हैं तो 23 आता है। 35 में से 12 माइनस करो भाई। हाँ, इतने कंफ्यूज क्यों हो जाते हो भाई, इतने डर के जाते हो? 23 है तो भाई 23, 24, 25 नंबर तो ला सकते हैं। और उनकी कट ऑफ कितने मार्क्स की थी? 20। इनकी कट ऑफ 20 नंबर की थी। तो नहीं भी आता तो यार एटलीस्ट पॉसिबल तो ला ही सकते हो। 35 में से 20 लाना कोई बड़ी बात थोड़ी है इसके अंदर। और ये जो क्वेश्चंस है कुछ कुछ एफएमडीए, एसएलएस तो मुझे भी नहीं पता। 3D प्रिंटिंग है ना, बट दीज आर यू नो एसएलएस और भी फुल फॉर्म्स हो सकती है, पता नहीं कि इतनी सारी फुल फॉर्म्स हैं कि वी डोंट नो कि एसएलएस वो किस पर्पस के लिए पूछ रहा है, ठीक है। एफडीएम तो 3D प्रिंटिंग का होता है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, बट कुछ क्वेश्चन प्रोजेक्शंस वाले ये तो गलत आप कर ही नहीं सकते। दीज आर मैंडेटरी क्वेश्चन जो आपको करने चाहिए। एनीवे, अब ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं आपको भेज देता हूं इसका। आप कल थर्ड एक्सरसाइज ये भी है कि आपको ये सारे आंसर्स लिख के लाने। तो 3 टास्क आपके हो गए। और जो कल नहीं आएगा कल की क्लास में उसको प्लेसमेंट से हम ब्लॉक कर देंगे फिर, ठीक है। तो कल सबको आना है और ये सारी चीजें कॉपी पेन में आपको लिख के सब बना के लाना है कि हमारे पास नाम आ गए सबके। ओके, ठीक है, थैंक यू।